आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कार्ड की तरफ आप क्यों नहीं गए? आप जॉब सीकिंग वीज़ा की तरफ क्यों गए? उसके क्या एडवांटेजेस हैं? जो जॉब सर्च वीज़ा उसका एडवांटेज ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो आपने हंगेरियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, ये लेने का क्या प्रोसेस है? क्योंकि हर रोज़ मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर हमें लाइसेंस बनवाना है, पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है। यहाँ पे जिन बच्चों ने वीज़ाज़ अप्लाई कर रखे थे एक्सटेंशन के लिए, बिल्कुल। उनमें से बहुत से बच्चों की रिजेक्शन आ रही है। इस रिजेक्शन की मेन वजह क्या है? हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई, और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो उस्मान भाई की डॉक्यूमेंटेशन है। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, जैसे कि आप आते हो जब पाकिस्तान से, तो सबसे पहले आपको हंगरी के अंदर मिलता है रेजिडेंस कार्ड। ये कार्ड दिखाने का मकसद भी एक है, वो मैं आपको बताता हूँ अब। उसके बाद यहाँ पे आपको बनाना पड़ता है अपना टैक्स आईडी या टैक्स कार्ड। ये इनका टैक्स कार्ड है, क्योंकि ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे, तो इनको ये स्टूडेंट कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसकी बेस पे आपको डिस्काउंट मिलता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो और बहुत सी जगहों पे डिस्काउंट मिलते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिन्होंने यूरोपियन लाइसेंस ले लिया। यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आज बात होगी कि इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग यहाँ पे आकर नहीं बनाते, और वो है तय कार्ड। ये भाई का तय कार्ड मेरे हाथ में है, इसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, तो ये सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं उस्मान भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उस्मान भाई ने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। ये बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं अभी हंगरी में, तो उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन उस्मान भाई। हमने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होगी उस्मान भाई के साथ। तो अब बात करने का मकसद ये है कि जो अब नए लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, तो उनका स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आगे क्या फ्यूचर होगा हंगरी के अंदर, और उस्मान भाई के अब क्या प्लान्स हैं, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। वीडियो का सेकंड टॉपिक ये होगा कि ये जो लाइसेंस है आप ये कैसे ले सकते हो। यूरोपियन लाइसेंस जो उस्मान भाई के पास है, ये उस्मान भाई का ही लाइसेंस है। बहुत से लोग कहते हैं फिर आप किसी और को दिखा रहे हो। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये उस्मान भाई की पिक्चर है और ये उस्मान भाई का ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये लाइसेंस आप कैसे ले सकते हो, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक ये होगा कि यहाँ हंगरी से आप अगर जाना चाहो दूसरे कंट्रीज़ में आगे, तो वो आप लीगली कैसे मूव हो सकते हो। तो उस्मान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती हमें वक्त दिया। और उस्मान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक स्टूडेंट जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है यूरोप के अंदर, ख़ासकर हंगरी जैसे कंट्री में, तो उसके बाद उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो मज़ीद आगे क्या कर सकता है, और अब आपके क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो सबके लिए यही है कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं स्टडी के ऊपर वो अपनी स्टडी मुकम्मल करें और कोशिश करें। पहले जो लोग एक सेमेस्टर अपना पैसिव कर लेते थे, तो पहले की हद तक तो काफ़ी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन अब जब से ये इमिग्रेशन के रूल चेंज हुए हैं तो काफ़ी सख्ती भी शुरू हो गई है। तो जो लोग अपना सेमेस्टर पैसिव कर चुके हैं वो लोग अपने सेमेस्टर को दोबारा एक्टिव करें और अपनी स्टडी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और स्टडी के दौरान आपको काफ़ी मौके मिलते हैं कि आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप अप्लाई करें, जिसके अंदर आप, जैसे हमारी फ़ील्ड के अंदर यहाँ पर BMW का भी प्लांट लग रहा है, ऑटोमोटिव है, उसके अलावा और इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो वहाँ आप अपनी कोशिश करें कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए। उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको ये होगा, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास पहले जो ऑप्शन थे उसमें आपके पास एक सेल्फ़ एक्टिविटी सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड मिलता था, जो कि नॉर्मली एक्सटेंडेबल होता था अनलिमिटेड, लाइक वो पीआर तक जाता था, या फिर नॉर्मल उसका एक प्रोसीजर था। तो अभी आके इन्होंने काफ़ी रूल चेंज किए हैं, जिसके बाद आपको पता है कि अब जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है उसकी मुद्दत इन्होंने 3 साल कर दिया है। तो जैसे आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप जॉब सर्च ले लें। जॉब सर्च के अंदर आपके पास ये होता है कि 9 महीने का मैक्सिमम आपको जॉब सर्च मिलता है, और उसके ऊपर आप हंगरी के अंदर जॉब तलाश करते हैं। और जैसे ही आपको किसी भी कंपनी से ऑफ़र मिलती है तो आप उसको कन्वर्ट करके अपनी जो वाइट कॉलर जॉब है उसमें हंगेरियन कार्ड मिलता है। अगर एक सर्टन सैलरी 8.5 लाख फ़ॉरेन पर मंथ, 7.5 लाख, 73,000 के 73 हज़ार अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, और उसके बेनिफिट आपको पता है नॉर्मल कार्ड से ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन आपके पास सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का आता है, जो कि अब लिमिटेड है, जिसमें आपको 1 साल का सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिलेगा और वो एक्सटेंडेबल होगा 3 साल तक। आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कार्ड की तरफ आप क्यों नहीं गए? आप जॉब सीकिंग वीज़ा की तरफ क्यों गए? उसके क्या एडवांटेजेस हैं? जो जॉब सर्च वीज़ा उसका एडवांटेज ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ हंगेरियन कार्ड के ऊपर और ब्लू कार्ड के ऊपर।
उसके मुकाबले में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्ड है वो कन्वर्टेबल नहीं है। वो आपने यहीं पे उसको 3 साल उसको कंप्लीट करने, या फिर अगर आपने उसको कन्वर्ट करना भी है तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और अपनी कंट्री से अप्लाई जी करना बिल्कुल। पड़ेगा। ये उस्मान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आप जॉब सीकिंग वीज़ा अगर आपको मिलता है बिल्कुल तो उसको आप किसी भी दूसरी जॉब के अंदर कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर सकते हो। सकते हैं आपको। जैसे कि अब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मुझे किसी भी कंपनी से ऑफ़र आती है तो मैं उसको हंगेरियन कार्ड में या फिर ब्लू कार्ड में जॉब चेंज सर्च करूँगा, वीज़ा को और वो मेरा वर्क परमिट जो है वो एक प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर में आ जाएगा। बिल्कुल। और उसकी निस्बत अगर आप गेस्ट वर्क परमिट लेते हैं तो गेस्ट वर्क परमिट का डिसएडवांटेज ये है कि फिर आप उसको चेंज नहीं किसी करा जॉब सकते। में चेंज नहीं कर उस उस सकते। उस कार्ड के अंदर रह के आप नया रेजिडेंट परमिट, नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको अपनी कंट्री वापस जाना वापस पड़ेगा। जाना पड़ेगा और कंट्री लीव करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये बहुत इस अच्छी कार्ड का। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है उस्मान भाई ने। अच्छा, वीडियो में अब और वीडियो में हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो वीज़ा रिजेक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हंगरी के अंदर जिन बच्चों ने अप्लाई किए थे वीज़ा उनकी भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है। इसके ऊपर भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो अब मैं दूसरा सवाल करूँगा उस्मान भाई से कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो क्या समझते हैं कि उनको हंगरी के अंदर कोई ऐसी ऑफर्स नज़र आ रही हैं कि वो यहाँ पे जॉब तलाश कर सकेंगे, या वो रादर देन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में मूव करने को प्रेफरेंस देंगे। तो इस सवाल का जवाब बेहतर यही है कि आप इस इधर आपको लैंग्वेज जो है ना आपका मेन टूल है जॉब लेने के लिए, क्योंकि जैसे अब जॉब नेचर होती है आईटीज़ की जो जॉब हैं उसके अंदर आपको इंग्लिश में इजीली जॉब मिल जाती है, लेकिन जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उसके अंदर आपका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो लेबर के साथ या फिर लोकल लोगों के साथ होता है। जैसे कि अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किसी भी पोस्ट पे जाऊंगा तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन लोकल लोगों के साथ होगा, ऑपरेटर्स के साथ होगा, सुपरवाइज़र्स के साथ, मैनेजर्स के साथ होगा, तो वो लोकल होंगे। और इसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत चाहिए होती है, और जिस वजह से यहाँ पे लैंग्वेज की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। और एज़ कम्पेयर दूसरी जॉब आईटी की या फिर मैकेनिकल में काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि ऑफिस बेस्ड होती हैं, जिसमें आप डिज़ाइनिंग का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको इजीली मिल सकती है जॉब। तो आपके लिए यही है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर आपके चांस यहाँ पर हैं। अदरवाइज़ आप अप्लाई करें डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंग्लिश जॉब पे आप अप्लाई करें तो आपको चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो आपने हंगेरियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, ये लेने का क्या प्रोसेस है? क्योंकि हर रोज़ मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर हमें लाइसेंस बनवाना है, पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है यहाँ पे। और क्योंकि अब 2024 स्टार्ट हो गया है, तो बिल्कुल। अब इस नए साल में क्या प्रोसीजर है, अगर क्या प्रोसीजर भी चेंज हुआ या नहीं हुआ, इस हवाले से प्लीज़ थोड़ा ऑडियंस को आप बता दें कि आपने ये हंगरी में ये लाइसेंस कैसे लिया, ड्राइविंग लाइसेंस इसको आप पूरे यूरोप में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो लाइसेंस पे हमने काफ़ी वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं, तो इस एक दफ़ा फिर बता दें, क्योंकि जो कानून चेंज हुआ है उसमें लाइसेंस के कानून में कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे कि आपको पता है कि जो हंगेरियन अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने एक जो टेस्ट का मेकनिज़म हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया था, जो हम थर्ड कंट्री नेशनल हैं, जिसमें पाकिस्तान है और जिन जिन कंट्रीज़ के कंट्रैक्ट हैं वियना कन्वेंशन के तहत। तो पहले जो लाइसेंस होता था 2021 में 22 के स्टार्ट के अंदर लाइसेंस आपका बगैर किसी टेस्ट के कन्वर्ट हो जाता था। जून 2022 के बाद नया कानून हंगेरियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद ये हुआ कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस जो कि लाहौर पुलिस, सरगोदा पुलिस, रावलपिंडी या नॉर्मल कोई भी लाइसेंस किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होता था, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इनका थ्योरेटिकल टेस्ट पास करना होता है, जो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और एज़ कम्पेयर दूसरे प्रोसीजर के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसके अंदर आपको स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसका तकरीबन 80,000 फ़ॉरेंट आपका चार्ज होता है। और उसके अलावा आपको टेस्ट बुक करना पड़ता है, 4,600 जो है टेस्ट की फ़ीस है। और टेस्ट क्लियर करने के बाद 4,500 शायद डिसीजन की फ़ीस है। ये कुल मिला के आपका एक्सपेंस नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर जो इसके मुकाबले में सिर्फ एक लाइसेंस जो है पाकिस्तान अथॉरिटी का ये एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बगैर टेस्ट के होता है, वो है मोटरवे पुलिस। अगर आपके पास मोटरवे पुलिस का लाइसेंस है तो आपका बगैर किसी टेस्ट के कन्वर्ट हो जाएगा आज भी। मोटरवे पुलिस का जी लाइसेंस हो तो वो किसी भी टेस्ट के बगैर कन्वर्ट हो कन्वर्ट जाता हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लाइसेंस हैं, इस्लामाबाद के बारे में भी थोड़ा सा था, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, जिस वजह से उसको अब किसी को चेंज करते हैं किसी को नहीं। लेकिन ये है कि जो मोटरवे पुलिस का लाइसेंस है वो कन्फर्मली चेंज हो रहा है। है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि लाइसेंस की मुझे हर रोज़ कोई ना कोई मैसेजेस आ जाते हैं कि सर तो लाइसेंस कैसे लाइसेंस चेंज होगा। बहुत ज़रूरी है।
अब ये बता दें कि ये जो हेल्थ कार्ड लिया आपने, ये हेल्थ कार्ड लेने का क्या प्रोसेस है और इसके बेनिफिट भी बता दें। हेल्थ कार्ड जो है ये आपको, अगर आप अपनी एक्टिविटी चेंज करवाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो उसके बाद आप टैक्स दे रहे होते हैं। 3 टाइप के टैक्स होते हैं, सोशल टैक्स होता है, एक मेडिकल टैक्स होता है। तो ये आप टैक्स दे रहे होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इसको बनवाने के। और इसके लिए आप अपने अकाउंटेंट से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके आप ताज कार्ड के जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है वहाँ पे जाके सबमिट करवाते हैं। और इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जब तक आप स्टूडेंट होते हैं उस टाइम तक तो आपको किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंड कंपनी होती है, जैसे कि हमारी जर्नली थी, जर्नली की तरफ से हमारी इंश्योरेंस थी। ख़त्म होने के बाद जब आप वर्क पे जाते हैं तो आपको किसी न किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, या फिर आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि अपना ताज कार्ड बनवाएं। और ये आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के जो चीज़ें होती है उसको कवर करती है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल्कुल ऐसे जो कि हर बंदे के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप परदेश में ऑलरेडी रहते हो और अगर यहाँ पे आप बीमार हो जाते हो या कुछ, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं डॉक्टर्स के। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अगर आपके पास है तो आपका इलाज बिल्कुल फ्री है, हंगरी में किसी किस्म का भी इलाज हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मैं उस्मान भाई को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ताज कार्ड भी बनवाया, हालांकि बहुत से बच्चे नहीं बनवाते। तो अब उस्मान, बात हमने कर लिया आप स्टडीज़ के हवाले से और जॉब सीकिंग वीज़ा के हवाले से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं, हंगरी के अंदर जिन बच्चों ने वीज़ाज़ अप्लाई कर रखे थे एक्सटेंशन के लिए, बिल्कुल। उनमें से बहुत से बच्चों की रिजेक्शन आ रही है। इस रिजेक्शन की मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह जो सामने आ रही है, एक तो आपको पता है कि जनरली आप वीज़ा पॉलिसीज़ को देखें कंट्रीज़ की, वो एक साइकिल के तहत चलती हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों में यूके में कितने वीज़े लगे हैं और अभी वो काफ़ी हद तक उनमें कमी आ गई है। और इसके अलावा इसी तरह हर कंट्री का एक साइकिल चलता है। इसी तरह 2021 से लेके 24 तक हंगरी का साइकिल था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वीज़े अप्लाई किए, बहुत सारे लोगों को वीज़े मिले। उसके बाद अभी इस साल 2024 में आके हंगेरियन जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने रूल्स में अमेंडमेंट की और अभी ये है कि इनकी वीज़ा पॉलिसी काफ़ी सख्त हो गया है। पहले जो चीज़ें इग्नोर करते थे, काफ़ी सारी चीज़ों को ये सीरियस नहीं लेते थे, अब वो छोटे छोटे पॉइंट जो हैं हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और उसके ऊपर डिसीजन जो है नेगेटिव आ रहे हैं। उसके ऊपर आपके फाइनेंशियल को देख रहे हैं, उसके ऊपर आपके जो, अगर आप जिस तरह अपने स्टूडेंट स्टेटस को पैसिव कराते हैं उसके लिए भी सॉलिड रीज़न। और अभी यूनिवर्सिटी भी आपके, पहले ये होता था कि स्टूडेंट अपना स्टेटस पैसिव कर लेता था और यूनिवर्सिटी भी इन्फॉर्म नहीं करती थी। आप इजीली काम कर रहे होते थे और हम कंट्री को छोड़ रहे होते थे, वापस आ रहे होते थे। लेकिन अभी जो है इमिग्रेशन ने यूनिवर्सिटी को भी पाबंद किया कि अगर आप 6 दिन के अंदर हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे किसी स्टूडेंट के बारे में, अगर उसका पैसिव है, तो आपको भी फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अभी सब लोग बी केयरफुल, और इस हवाले से ओवरऑल वीज़ा रेशो जो है वो कम हो गई है और बहुत केयरफुली अब लोगों को चलना पड़ेगा हंगरी के अंदर भी। थैंक यू सो मच उस्मान भी। मेरे ख्याल में हमने लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अगर आप मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और उसके बाद मैं खुद कॉल करूंगा आपको। उस्मान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।